हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो आज हम इसके लेक्चर नंबर 2 के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसका नाम था तरंग प्रकाशिकी वेब ऑप्टिक्स। तो आज हम इसके लेक्चर नंबर 2 के बारे में देखेंगे। तो देखिए, हमने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था इसके कुछ टॉपिक को, जैसे कि लाइट क्या होता है, लाइट का जो नेचर है क्या है, और कुछ हमने बताए थे कि सिद्धांत जो नेचर से रिलेटेड जो भी सिद्धांत दिए गए थे वैज्ञानिकों के द्वारा, वो चीज़ हमने बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले लेक्चर नंबर 2 में कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है और सारी चीज़ें क्या है, परावर्तन अपवर्तन की घटना क्या होती है किस प्रकार से, तो सारे टॉपिक इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी हमने इसके पहले का वीडियो दिया था तो उसको आपने देख ही लिया होगा। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो भी कमी होगी उसको बताइएगा आप। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और दोस्तों में देखिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डबल नेचर ऑफ द लाइट। तो देखिए, डबल नेचर ऑफ द लाइट क्या है, यानी कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है। तो अगर हम ऐसे सीधी भाषा में बोले कि प्रकाश जो है दो प्रकार के गुणों से विद्यमान है। पहला जो है कण और दूसरा क्या है, हमारा तरंग। तो ये हमने कल की वीडियो, उसके पहले की वीडियो में बताया था कि प्रकाश में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे दोहरी प्रकृति। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मैक्सवेल। तो वैज्ञानिक मैक्सवेल ने क्या किया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती। तो देखिए, यहाँ पे जो मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, इसके पहले कि हमने सिद्धांत, जो आपने सिद्धांत वाली वीडियो देखी थी उसमें आपने देखा था। तो आप अगर नहीं देखें तो जाकर के पेज में देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, जो मैक्सवेल वैज्ञानिक थे तो उन्होंने बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती, तथा व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो ये सब जो यहाँ पे बात की जा रही, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, तो इनकी जो व्याख्या है हम किसके आधार पर नहीं कर पा रहे हैं, तरंग के आधार पर। और यहाँ पे जो व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, इनकी व्याख्या हम कण के आधार पर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। तो यही चीज़ क्या है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। मतलब जो प्रकाश है हमारा, वो कभी तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। तो ये प्रकाश एकदम मनमौजी है, कभी कण कभी तरंग, तो ऐसे व्यवहार करता है। तो वैज्ञानिक मैक्सवेल ने ये चीज़ बताया था। तो आशा करते हैं जो प्रकाश की दोहरी प्रकृति आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, कुछ हमने नोट पॉइंट लिख रखा है जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करा देगा, कुछ 1-2 नंबर वाले। कि देखिए, प्रकाश में कणिका यानी कि फोटान, फोटान का मतलब जो बंडल होते हैं ऊर्जा के, यानी कि प्रकाश के, जिसमें ऊर्जा होती है। तो फोटान और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो प्रकाश होता है उसमें कणिका और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको नोट पॉइंट में लिखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश में कौन सा गुण पाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन करके आ सकता है। और देखिए, दूसरे नंबर पे दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। तो ये भी एक फार्मूला है दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का, कि लैंडा बराबर होता है h/p, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, लैंडा बराबर h/mv, या फिर लैंडा बराबर h/√2mk। क्योंकि देखिए, यहाँ पे p बराबर होता है m इंटू v, है ना, कि यहाँ तो p बराबर m इंटू v होता है। तो यही चीज़ क्या है, यहाँ पे लैंडा बराबर h/p, और लैंडा बराबर क्या हो जाएगा, h/mv, और लैंडा बराबर क्या हो जाएगा, h/2mk। तो ऐसा करता हूँ ये चीज़ आपको दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समझ में आया होगा, और इसके पहले भी आपने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ है यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर क्या होता है, गिरता है, आपतित होता है, तो क्या होता है कि उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, कुछ यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो देख लीजिए क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं कहा है। देखिए एक माध्यम मान लीजिए हमारा ये है और दूसरा माध्यम, एक माध्यम मान लीजिए माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो मान लीजिए जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ से जब यहाँ पे आने की कोशिश करती है तो यहाँ पे नहीं आ पाती है। क्या होती है कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जो घटना घटती है यही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और चलिए देख लेते हैं क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या चीज़ होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ फिगर बना रखे हैं हमने। तो देखिए जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 यानी कि विरल माध्यम ने इसको मान लिया, इसको क्या मान लिया, सघन माध्यम। विरल माध्यम मतलब वायु, सघन माध्यम मतलब कांच हो गया, जल हो गया। तो हमने सघन माध्यम में मान लिया। अब देखिए जब प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पे आ रही दोस्तों, तो क्या हो रही है कि परावर्तन में क्या होता था, ये दूसरे माध्यम में ना करके, यहाँ ना करके ऐसे क्या होता था, उधर चला जाता था। जबकि यहाँ पे अपवर्तन में क्या है कि किरण यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर इसके बाद क्या होगी, दूसरे माध्यम में चली आती है। तो यही जो घटना होती है हमारी क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ क्या है, अभिलंब है। ये चीज़ क्या है, अभिलंब है। और ये जो है आपतित किरण है, ए ओ क्या है, आपतित किरण। ए ओ हमारा आपतित किरण है यहाँ पे। और ओ ओ आर क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे जीरो, ओ मतलब अभिलंब बिंदु है, ओ क्या है, अभिलंब बिंदु है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमने कांच बना रखा है, वायु है हमारा। तो यहाँ पे आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए कोड आई क्या है, आपतन कोड है, आर क्या है, अपवर्तन कोड है। यानी जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोड बना है उसे आपतन कोड कहेंगे, उसे आपतन कोड कहेंगे यहाँ पे। और जो हमारा क्या कहते हैं, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोड बना है आर, उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोड बोलेंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ऐसे समझाया गया है कि देखिए ये चीज़ अब जब आप ये ए वाला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ए वाला पॉइंट, कि जब प्रकाश संचरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है, मतलब जब प्रकाश का जो संचरण होता है, चालन होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है, तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए यहाँ पे समझना है विरल माध्यम, सघन माध्यम। तो देखिए जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए यहाँ पे विरल माध्यम ये हमारा है और यहाँ से प्रकाश किरण आई और ये क्या हुई, अभिलंब की ओर देखिए झुक गई। ये हमारा अभिलंब है, इसकी ओर किरण झुक गई। और देखिए दूसरा पॉइंट पढ़िए यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश का संचरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब जब सघन से विरल में जाएगा, जब कांच से वायु में जाएगा तो क्या होगा कि अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ समझाया गया है कि जब सघन से यानी कांच से विरल मतलब वायु में आई तो अभिलंब ये था हमारा, अभिलंब से देखिए इसमें दूर चला आया, इसमें क्या आया, करीब आ गया। मतलब ये जो कोण आर बन रहा है बड़ा बन रहा है इसमें, और इसमें कोण आर छोटा बन रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जब भी एग्ज़ाम में आएगा ये डेफिनेशन पूछ लेगा कि क्या कहते हैं हमारा अपवर्तन कोण क्या होता है, तो ये भी आपको साथ साथ में लिखना और फिगर भी दिखाना अच्छे से। तो चलिए देखते हैं अपवर्तन के कुछ नियम यहाँ पे हैं। तो अपवर्तन के क्या नियम है, तो देखिए अपवर्तन के नियम यहाँ पे देखिए क्या है कि जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब पहला नियम यहाँ पे क्या है कि अगर आपको बना करके फिगर में दिखाएं तो देखिए आपतित किरण और यहाँ पे क्या है, अपवर्तित किरण और क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यानी कि जो आपतन बिंदु है, यहाँ पे जो आपतन बिंदु ये, इस पर खींचा गया जो अभिलंब है ये,
क्या है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे कि देखिए आपतित किरण यहाँ पे आई, फिर यहीं से अपवर्तित हो गई और जो अभिलंब भी यहाँ पे हो गया इसी एक पॉइंट पे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और देखिए दूसरा नियम क्या है अपवर्तन के, तो अपवर्तन के जो दूसरे नियम यहाँ पे है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश में, किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी निश्चित रंग यानी कि तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जया साइन आई जिसको कहते हैं, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपान साई आर बराबर 1n2, या फिर इसी को हम 1n2 को क्या लिखते हैं दोस्तों, n2 अपान n1 लिखते हैं। तो हमने n2 अपान n1 लिख दिया, या फिर हम इसी को v1 अपान v2 वेग के रूप में लिखते हैं, जिसको हम बराबर क्या मान ले, नियतांक मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों जो हमारा क्या कहते हैं कि दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, तो मान लीजिए प्रकाश की कोई निश्चित तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए आपतन कोण की जो जया साइन आई है और अपवर्तन कोण की जया जो साइन आर है, उसका जो अनुपात होता है एक क्या होता है, नियतांक होता है। तो हमारे स्नेल का ये दूसरा नियम है। तो ये दोनों नियम आप याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में आता है। और देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए A/N/W गुणे G/N/W गुणे G/N/A इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे जो A है वो एयर है और W जो है वाटर है, और फिर ये भी वाटर हमारा है, और G क्या हमारा ग्लास है, ग्लास मतलब कांच। तो एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक और वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, और जो इनका मल्टीपल है क्या होता है, एक होता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि WNG बराबर हो जाएगा ANG अपान ANW, क्योंकि देखिए ANG गुणे WNG बराबर होता है 1 अपान GNA। तो देखिए 1 अपान GNA को हम क्या लिख सकते हैं, एन ANG हो जाएगा। मतलब कहने के यहाँ पे है कि 1 अपान GNA अगर दिया गया है, जब ये चीज़ ऊपर जाएगा तो जो अब क्या होता है, सापेक्ष बदल जाता है, सापेक्षिक मान बदल जाता है, एयर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ANG हो गया यहाँ पे अपान W हो गया, ANW हो गया। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर वाले भी, तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।